हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिर्ज़ापुर एकेडमी पे। ये हमारी हिस्ट्री की पहली क्लास होगी और इसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की पहली क्लास को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री को हम लोग दो रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं। पहला हमारा आता है इंडिया का हिस्ट्री। तो इंडिया की हिस्ट्री में हम लोग 3 पार्ट पढ़ेंगे, जहाँ पे एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री आएगा। और दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। तो पहले हम लोग इंडिया की हिस्ट्री को कवर करेंगे क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रवि सर मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, तो उसकी आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। फिर जैसे ही एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा मैं आप लोगों को मेडिवल हिस्ट्री भी पढ़ाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हिस्ट्री में कुछ टर्म्स ऐसे आते हैं जिनका मतलब कभी कभी समझने में दिक्कत होती है हमें, तो हम पहले उसको देख लेते हैं। जैसे कि बीसी, तो बीसी का मतलब क्या होता है? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसे हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। और एडी, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसे ईसा कहते हैं या ईसा के बाद का। तो इसको हम लोग देते हैं, मान लेते हैं कि 0 है और 0 में ईसा का जन्म हुआ, और जो ईसा से पहले था वो माइनस में जाएगा और जो ईसा के बाद हुआ वो प्लस में जाएगा। तो आप देख लेते हैं, जैसे इनफाइनाइट तक ईसा के जन्म से पहले की बात हो रही है और यहाँ पे 1 2 3 प्लस में जो है वो ईसा के जन्म के बाद की है। तो अगर हम कितने वर्ष हो गए गौतम बुद्ध के जन्म के, तो इस 540 में हम लोग क्या करेंगे कि 540 में 2021 अभी चल रहा है, तो 2021 को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितने साल हो जाएंगे? तो यहाँ पे आ जाएगा 1 6 और 5 और 2। तो हम लोग देखते हैं 2561 वर्ष हो गए गौतम बुद्ध के जन्म के। ऐसे ही अगर हम लोग को एडी कैलकुलेट करना है दोस्तों, तो एडी के लिए हम क्या करेंगे? एडी के लिए हम लोग माइनस कर देंगे। मान लेते हैं कि 78 एडी दिया हुआ है। 78 एडी के बारे में आप लोग जानते हैं, बताइएगा 78 एडी में क्या हुआ था हमारी हिस्ट्री में? 78 एडी क्यों इतना महत्वपूर्ण है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड टर्म क्या है। तो अगर 78 एडी दिया हुआ है तो 78 एडी से लेके अभी तक कितने वर्ष हुए, तो हम लोग देखेंगे कि अभी 2021 चल रहा है, तो 2021 में से हम लोग 78 एडी को माइनस कर देंगे। तो 78 एडी को माइनस कर देंगे तो 11 में से 8 गया 3 आ गया, और 11 में से 7 गया 4, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1। तो देखेंगे 1942 साल हो गए अभी से लेके 78 एडी में। ठीक है, आपको ये टर्म्स क्लियर हुए? चलिए आगे देखते हैं। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि नेम्स ऑफ इंडिया, भारतवर्ष के क्या क्या नाम थे। तो हम लोग पहला जानते हैं कि भारत को या फिर इंडिया को भारतवर्ष भी कहा जाता है। तो भारतवर्ष का नाम कहाँ दिया गया है कि इसे भारतवर्ष क्यों कहा जाता है? तो भारतवर्ष इसलिए कहा जाता है कि आप सब जानते हैं इसके पीछे कई कहानियाँ हैं। जो सबसे प्रचलित कहानी है वो ये कि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे भरत, उनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा हुआ है। और ये आप याद रखिएगा कि भारत, जो भारतवर्ष है वो कहाँ पे दिया गया है? पुराण में। और इंडिया जो है वो हमें यूनानियों ने कहा। यूनानियों ने क्यों कहा उसके लिए कारण है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा देश है, यहाँ से एक इंडस नदी जाती है, तो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से फॉरेनर लोग आते थे या जो भी इन्वेडर्स आते थे, तो वो पहले इंडस रिवर यहाँ पे थी, तो इंडस रिवर को देखते थे, तो इंडस रिवर के कारण वो हमारे देश को इंडिया कहे। ये हमें यूनानियों ने कहा, ये बात आप याद रखिएगा। और तीसरा देखते हैं कि हिंदुस्तान हमें किसने कहा? तो हिंदुस्तान हमें अरब इतिहासकार जो थे, अरब हिस्टोरियंस, उन्होंने कहा। उन्होंने भी इसी कारण कहा कि जो इंडस रिवर है उसे हम लोग हिंदी में सिंधु कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो अरबी लैंग्वेज है उसमें जो सिंधु है, स है, उसे ह वो लोग प्रोनाउंस करते हैं। तो इसकी वजह से वो लोग सिंधुस्तान ना कह के हिंदुस्तान कहते थे, तो हमारे देश का नाम हो गया हिंदुस्तान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिससे हमें हिस्ट्री का पता चलता है।
तो इसमें पहला आता है रिलीजियस स्क्रिप्ट। रिलीजियस स्क्रिप्ट में आते हैं वेद, उपनिषद, जैन लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, पुराण, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं। और दूसरे होते हैं हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट। हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट में देखते हैं जैसे पतंजलि की महाभाष्य हो गई, पंचतंत्र। पंचतंत्र के बारे में आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि पंचतंत्र किसने लिखी है। और तीसरा है यहाँ पे अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखा है। और फिर अगर हम लोग रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेनर की बात करते हैं तो हम लोग अभी हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे कि कई विदेशी यात्री हमारे यहाँ आए, जैसे मार्को पोलो, हेन सांग, इब्न बतूता। और फिर चौथा आता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में हम लोग स्टोन एज के बारे में देखेंगे, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसे बहुत से चीज़ें प्राप्त हुई हैं जिससे हमें हिस्ट्री का पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक आएगा रिलीजियस स्क्रिप्ट। रिलीजियस स्क्रिप्ट में हम लोग देखते हैं कि इसमें आगे हमने देख लिया है कि यहाँ पे थे वेद और ये हो गया जैन साहित्य। और यहाँ पे जो सत्यमेव जयते दिया है, या आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है। और फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कंपाइलर ऑफ वेदास। तो पहला हम वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो जो वेद है उसे कंपाइल किया गया है। वेद ऐसी कोई एक बुक नहीं है कि हम उसे कह दें कि ये एक किताब है। उसे वो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, और उसे एक साथ कंपाइल जिसने किया उनका नाम था महर्षि कृष्णद्वैपायन। ये आप याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि वेद के कंपाइलर कौन है, तो वेद के कंपाइलर हैं महर्षि कृष्णद्वैपायन। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। दूसरे पॉइंट में है कि जो वेद है वो 4 हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इसे आप सीक्वेंस में याद रखिएगा ऐसे ही, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कभी कभी हम लोग को सीक्वेंस से लगाने के लिए एग्जाम में आ जाता है, मैच द कॉलम में आ जाता है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। फिर हमारा पहला टॉपिक है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे सीक्वेंस में पहले नंबर पर ऋग्वेद आ रहा है, तो हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में सबसे इम्पोर्टेंट बात याद करने की ये है कि ऋग्वेद जो है वो हमारा सबसे पुराना वेद है। अगर पूछता है कि ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है हमारा, तो हम बताएंगे कि ऋग्वेद जो है हमारा सबसे ओल्डेस्ट वेद है। और ये भारत का ओल्डेस्ट रिलीजियस स्क्रिप्ट भी है। और ऋग्वेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि ऋग्वेद में जो है वो टोटल 10 मंडल है। 10 मंडल आप ऐसे समझ सकते हैं कि 10 चैप्टर्स हैं। 10 चैप्टर में जो 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। और फिर ये देखते हैं कि यहाँ पे जो रीडर हैं, जो पाठ करता है ऋग्वेद के, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें होत्र कहा जाता है। ये भी आप याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम देखते हैं कि ऋग्वेद काल में ऐसे कौन से देवता थे जिन्हें सबसे ज़्यादा पूजा जाता था, जिनकी पूजा सबसे ज़्यादा करते थे लोगों की आस्था जिस चीज़ में थी। तो हम देखते हैं कि इंद्र देवता को सबसे ज़्यादा इसमें पूजनीय माना गया है, क्योंकि ऋग्वेद में 250 ऐसे ऋचाएँ हैं जो कि सिर्फ इंद्र देवता को ही समर्पित हैं। और दूसरे देवता जो हैं अग्नि को भी 200 ऋचाएँ समर्पित हैं। ऋग्वेद के लिए कुछ अदर फैक्ट ये हैं कि ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र दिया गया है, जो कि सावित्री, जो सन को समर्पित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसको याद रखिएगा। फिर 9वां मंडल जो है, 9वां मंडल में सोम रस की बात कही गई है। जो सोम रस है, आप याद रखिए कि इसे कई लोग कहते हैं कि ये शराब है, लेकिन ये शराब नहीं है, एक प्रकार का एनर्जी ड्रिंक था, जो वॉरियर्स लोग होते, जब युद्ध होता था तब वो लोग इसका रसपान करके जाते थे युद्ध में एनर्जी के लिए। फिर 10वां मंडल जो दिया है, 10वां मंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारे समाज में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस उठते हैं कि वेद में ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद में ऐसा कुछ भी नहीं था। ऋग्वेद में जो था वो हर चीज़ कर्म के हिसाब से डिवाइडेड था कि कौन सोसाइटी कैसी होगी। तो 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें दिया गया है कि जो सोसाइटी है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होगी, जिसमें होंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का जो काम होता था, ये जो टीचिंग से रिलेटेड होते थे, जो पाठ करवाते थे, पूजा पाठ, वो लोग
ब्राह्मण होते थे। फिर क्षत्रिय होते थे जिनका काम डिफेंस से रिलेटेड था, वो सब क्षत्रिय थे। वैश्य जो थे, जो ट्रेडर्स थे, वो सब वैश्य कहलाते थे। और शूद्र जो थे, शूद्र जो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड थे, वो सब शूद्र थे। तो हम इस समय ये देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ भी नहीं था कि अगर आप एक बार क्षत्रिय हो जाते हैं तो हमेशा आप क्षत्रिय रहेंगे, आपकी सारी पूछते क्षत्रिय होंगी। ऋग्वैदिक काल में ऐसा था कि आप जैसा कर्म करते हैं आप उस हिसाब से अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ नोटिस करने के लिए नोट में मैंने लिख दिया है कि जो सोसाइटी थी वो बेस्ड ऑन कर्म थी। यही बात मैं आपको बता रही हूँ कि उस समय सोसाइटी ऐसा नहीं था कि आपने जिस कुल में जन्म ले लिया, आप एक बार ब्राह्मण हो गए तो आप हमेशा ब्राह्मण ही रहेंगे। अगर आप पहले ब्राह्मण थे, आपकी फैमिली, आपके मान लीजिए आपके पिताजी ब्राह्मण थे, पर बाद में आपने शिक्षा को छोड़ के, उस काम को छोड़ के बाद में आपने ट्रेडिंग का काम शुरू कर दिया तो आप वैश्य हो गए। मान लीजिए आपने डिफेंस स्टार्ट कर दिया तो आप क्षत्रिय हो गए। और अगर आपने सर्विस सेक्टर ज्वाइन किया तो आप शूद्र हो जाते थे। तो ये कर्म पे बिल्कुल रिलेटेड नहीं था। और एक पॉइंट ये भी है कि जो ड्यूटीज़ हैं कि कौन क्या काम करेगा, कि ब्राह्मण के क्या काम होते हैं और क्षत्रिय के क्या काम होते हैं, ये धर्मसूत्र में दिया हुआ है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे ये वीडियो ख़त्म होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच से